हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर सेक्टर सुनील में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का वैसा 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो वायरल रहता है लगभग लगभग हर साल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जो एग्जाम होता है मैथ का क्लास 10 का, उसमें पूछा ही जाता है दोस्तों। सो आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जब वीडियो अच्छा लगे। तो नहीं अच्छा लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो सोचो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो देखिएगा, यह क्वेश्चन जो है ना, आपका डिजिट सिर्फ चेंज हो जाएगा। √2 के जगह पे कभी कभी √7 आ जाता है दोस्तों, कभी कभी √5 आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध करें कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न आता है। ठीक है, तो आज हम इसी प्रश्न को हल करना सीखेंगे। ये प्रश्न आप समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर पक्का है। यह लगभग लगभग आता ही है, लगभग लगभग क्या है, आप 100% कर सकते हैं इसको। 100% क्या आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका दोस्तों वही रहेगा। यदि √2 के जगह पे √5 भी रहे फिर भी वैसे ही हल करना है। सिर्फ क्या करना है, डिजिट को चेंज कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना बात हमें लिखना ही है। क्या, तो देखिएगा, कभी भी किसी चीज को यदि हमें सॉल्व करना होता है तो हमें उसका उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जैसे ही हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मानेंगे, यानी कि हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो मानेंगे, लिखेंगे, यदि यदि संभव हो तो यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं 0, साथ ही P और Q परिमेय है। सॉरी, साथ ही P और Q पूर्णांक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, साथ ही P और Q पूर्णांक। देखिए, ये हम कोई नया बात नहीं लिखे हैं दोस्तों, यह लिखना ही है, यह हम जानते ही हैं। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है ना, वह P/Q के रूप में होता है, जहां Q बराबर नहीं 0 होता है। ये नया बात नहीं है, ये आप क्लास 10 में यदि पढ़े हैं तो आप परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, जहां Q बराबर नहीं 0, साथ ही P और Q पूर्णांक रहता है। तो ये नया नहीं है, ये आपको आता ही है। ठीक है, सिर्फ मानना क्या है, उल्टा मानना था कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या। हम क्या मान दिए, उल्टा मान दिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, √2 को हम माने हैं परिमेय संख्या, अब बराबर में माने हैं P/Q। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां से बताइए तो, यानी कि √2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। क्योंकि हम माने हैं ना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, अब बराबर क्या है, P/Q है ना, बराबर में P/Q। तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, लिखिएगा कि दोनों तरफ, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बताइए, √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे बराबर P/Q है तो P/Q का स्क्वायर करेंगे। देखिए, √2 रहे या √5 रहे या √7, घबराना नहीं है। यदि √2 60 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे 7 हो जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिएगा, चलिए, तो √2 का जैसे ही हम गुना करेंगे, तो √2 का हम गुना करते हैं √2 से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 2, बराबर ये P का स्क्वायर हो जाएगा तो P², अब Q का स्क्वायर होएगा तो Q²। अब देखिए, 2 बराबर क्या हो जाएगा, P², अब ये Q² है तो क्या हो जाएगा, Q गुना Q हो जाएगा। अब देखिएगा कि 2 का हम 1 Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2Q बराबर हो जाएगा P²/Q दोस्तों। यहाँ पे आप या का चिन्ह देते रहिएगा। ठीक है, तो 2Q बराबर क्या हो जाएगा, P²/Q। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि LHS जो हमारा आया है, LHS बराबर 2Q, यह क्या है। तो देखिएगा, P और Q को जब हम पूर्णांक माने हैं, P और Q को हम जब पूर्णांक माने हैं, तो पूर्णांक का गुना पूर्णांक से होगा तो वह तो पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक का गुना यदि पूर्णांक से होगा तो वह तो पूर्णांक ही होगा ना। तो 2 का गुना Q से हुआ, जो कि Q भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक ही हुआ। लेकिन ये तो देखिए अंश बटा हर है, यानी कि यह तो भिन्न है, तो यह भिन्नांक है। तो LHS हमारा जो है 2Q, यह हमारा क्या है, पूर्णांक है। LHS हमारा क्या है, पूर्णांक है। लेकिन
RHS जो हमारा है, RHS क्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू। यह हमारा क्या है, भिन्नांक है। यह हमारा क्या है, भिन्नांक है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे कि LHS बराबर आपका क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। LHS बराबर क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। और RHS बराबर क्या आ गया, भिन्नांक आ गया। तो क्या यह दोनों बराबर है, क्या यह दोनों बराबर है, जी नहीं। यह पूर्णांक है, यह भिन्नांक है। तो LHS बराबर क्या है, नहीं RHS, यानी कि यह LHS और RHS बराबर नहीं है। लेकिन जो हम माने हैं उसमें क्या था, बराबर था। इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है दोस्तों। तो हम क्या माने हैं बताइए, हम माने हैं परिमेय संख्या। हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो यह परिमेय नहीं होगा क्योंकि यह बराबर नहीं है। इसका मतलब यह परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, यह हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। इसीलिए लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं RHS, इसीलिए √2 बराबर नहीं परिमेय संख्या। √2 बराबर नहीं परिमेय संख्या। और जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो √2 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही आपको क्वेश्चन को हल करना है, चाहे √2 रहे चाहे √7 रहे। जहां पे √2 है वहां पे क्या हो जाएगा, √7। चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF ज्ञात करें। दोस्तों यह प्रश्न भी लगभग हर साल पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए दोस्तों कि 420 और 130 का यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करें या HCF ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिएगा, रफ में पहले दोनों संख्या का HCF निकाल लीजिएगा। महत्तम तो निकालने आता ही होगा ना, तो रफ में कहीं पे क्या कीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और रफ में HCF निकालने के बाद, रफ में पहले HCF निकाल लेंगे और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। ये पहले रफ में हम काम कर लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे क्या बोला है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम यही चीज लिखेंगे। या ये भी आप लिख सकते हैं कि भाग लेमा से हम जानते हैं क्या। सिंपल में ऐसे लिखिए, ये लिख लीजिएगा कि भाग लेमा से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 से बड़ा और बराबर होगा तथा B से छोटा होगा। ये लिख लेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, A बराबर BQ प्लस R का। ये देखिए, A बराबर BQ प्लस R का मतलब है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यह है इसका मतलब। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यह इसका मतलब है। इसी पे हमको बैठाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि भाज्य हमारा कौन है, 420 में और 130 में बड़ा संख्या कौन है, 420 है। तो 420 हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कितना से लगाए हैं, 130 गुना 3 से, तो 130 से लगाया तो यह हमारा भाजक होगा, और 3 मरतबा लगाया तो यह हमारा क्या होगा, भागफल। तो यही ना भाजक गुना भागफल। तो कितना लिखेंगे, 130 गुना 3। इसको हम सजा लेंगे, 130 गुना 3। और उसके बाद बताइए शेषफल हमारा कितना बचा था, 30। तो अब लिख लेंगे प्लस में शेषफल में 30। ठीक है, अब डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, ये वाला जो है ना यहाँ का, इसको आप इस साइड ले आइए 130 को। ठीक है, क्योंकि देखिए ना अब आप कितना भाग दिया है, 130 में दिया है, तो भाज्य आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब हम कितना से लगाए हैं, 30 गुना 4 से, तो लिख लीजिए 30 गुना 4। अब कितना शेषफल हमारा बच गया था दोस्तों, अब हमारा शेषफल बच गया था 10। कितना बच गया था, 10। अगेन फिर क्या करेंगे, ये 30 है, इसको उठा के आप इस साइड ले आइए 30 को। तो बताइए अब हम 30 में क्या किए हैं, कितना से भाग दिया, 10 से कितना मरतबा, 3 मरतबा। तो 10 से 10 गुना 3, तो शेषफल हमारा कितना बच गया, 0। यह क्रिया कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह क्रिया चलता रहेगा। ठीक है, ठीक। चलिए अब शेषफल हमारा 0 आ गया, तो ये वाला जो संख्या होगा दोस्तों, ये वाला, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो लिख देंगे HCF बराबर 10। ठीक है, देखिए चाय तो सब लोग बना लेता है, लेकिन चाय को यदि आपको लिखने बोल दे कि उसका प्रक्रिया लिखेंगे किस किस तरह से आप बनाए हैं, तो लिखना पड़ेगा ना। मौसा तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसी को इसमें क्या करना है, सजाना है कि कैसे बनाए हैं। तो इसको हम क्या किए, इसमें सजा दिए भाग लेमा से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बहुपद है द्विघात बहुपद, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। साथ ही शून्य को तथा गुणांक के बीच जो संबंध होता है ना, उस संबंध को हमें सत्यापित भी करना है दोस्तों।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखना तो आप लिख भी सकते हैं, प्रश्न से द्विघात बहुपद है, लेकिन यार यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बहुपद क्या है बताइए, बहुपद बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, और जैसे ही हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य जब ये ज्ञात करना है तो बराबर में कितना करना पड़ेगा, 0, क्योंकि शून्य का मतलब ही होता है वैसा मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, इसलिए हम बराबर में क्या कर दिए हैं, शून्य कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इस सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 8 का आप ऐसा खंड कीजिए, 8 का आप ऐसा खंड कीजिए कि गुना करके 8 आ जाए, गुना करके 8 आ जाए, और जोड़ घटाव करके -2 आ जाए। इस 8 का हमें ऐसा खंड करना है कि गुना करके 8 आ जाए और जोड़ घटाव करके -2 आ जाए। तो देखिए इसका हम खंड करते हैं, 4 गुना 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 को हम माइनस में रख लेंगे और 2 को प्लस में, तो -4 में से +2 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा, -2 भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब प्लस गुने माइनस, -8 भी आ जाएगा। तो 4 गुना 2 इसका खंड है, तो इसका हम सबसे पहले गुणनखंड बना लेते हैं। या क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, सॉरी 4 को क्या करेंगे, माइनस रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस कितना है 8 बराबर क्या 0, क्योंकि देखिए ना 4 -4 में से +2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप कॉमन कीजिए, तो यहाँ देखिए हमारा कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, तो एक्स हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे +2 है, तो ये कितना हो गया x, 2 हम कॉमन कर लेते हैं, खाली क्या बच गया x बच गया, और यहाँ पे 2 चौका 8, तो माइनस कितना बच गया 4। और जैसे ही दोस्तों गुणनखंड में ये दोनों हमारा बराबर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि हमारा गुणनखंड सही है। जैसे ही गुणनखंड में ये दोनों बराबर आ जाए तो हमारा गुणनखंड सही है। और ये दोनों एक जैसा है, तो एक बार इसे लिख लेते हैं, कितना x माइनस 4, और एक बार ये वाला कितना है x और +2 बराबर कितना है दोस्तों 0। अब यही कर लीजिए आप, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -2। यही दोनों इस बहुपद का क्या है दोस्तों, शून्यक है। ठीक है, और यह ऐसा मान है कि इसे यदि हम इस बहुपद में रख देना x के जगह पे, तो यह पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। यदि आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, किसके कितने के बराबर कर देगा, 0 के बराबर। तब तो हम शून्य ज्ञात कर लिए, तो ये हमारा 2 शून्य का आया, +4 आया और -2 आया, तो यही शून्य को हम लोग अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं। तो पहला वाला जो शून्य का हमारा +4, उसको आप अल्फा मान लीजिए, और दूसरा वाला शून्य जो -2 है वो हमारा बीटा है। ठीक है, कितना -2 है। अब इसमें जो संबंध है ना शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, उसको हमें सत्यापित करना है, तो पहले योगफल को साबित करेंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों बताइए, शून्यकों का योगफल यानी कि क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है कितना, -b/a। इसको साबित करना है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्य का जोड़ यानी कि 4 प्लस कितना -2, दोनों का योगफल बराबर -b/a। इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां से बताइए कि b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो इसमें खोजिए x का गुणांक कितना है, -2 है ना, -2, तो एक तो सूत्र वाला माइनस आएगा, इसमें है -2, तो ये रख लीजिए। अब बटा में अब ये देखिए कि a किसका गुणांक है, x² का, तो x² का गुणांक आगे में नहीं पूछा था कितना है, 1 है, तो बटा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +4 है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर माइनस गुना माइनस +2, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा। अब +4 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, अब बराबर 2। देखिए बराबर आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल सिद्ध हो गया। एक और सिद्ध करना होगा क्या, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है ये बताइए, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। यहाँ पे गुना करना है, तो शून्य कितना कितना है, 4 है, गुना कितना है, -2 है, बराबर c/a। तो देखिए c कौन है, अचर पद है जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो अचर पद कितना है, -8 है, तो c के जगह पे कितना होगा, -8। अब बटा a कौन है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हमारा कितना है, 1, तो बटा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। +4 गुना -2 तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर ये भी कितना हो गया हमारा, -8। यही हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी से है। क्वेश्चन क्या है
कि एक एपी है 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है? 10वां पद। यह क्वेश्चन तो एकदम ही आसान है। यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता ही है। 100% आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो आप इसे ध्यान लगा के देख सकते हैं। तो 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव में जो रहेगा वो भी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन एक ही नहीं रहता है, 2-3 रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को जो बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम पद देखेंगे, पहला वाला पद कितना है और दोनों के बीच का सार अंतर देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि एपी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो एपी में ही मान लीजिए। एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ये मान लेंगे। अब बताइए कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है। प्रथम पद यानी कि ए बराबर प्रथम पद कितना है, पहला वाला पद कितना है 2, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए सार्व अंतर कितना दिया हुआ है सवाल में, ये बताइए। सार्व अंतर यानी कि डी, पदों के बीच का अंतर, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि T2 माइनस T1 दोस्तों। पहला पद को हम T1 बोलते हैं, दूसरा को T1, तीसरा को T3, जो अंतिम पद रहता है वो Tn हमारा रहता है, ठीक है। तो अगला पद में से पिछला पद यानी कि ई पद में से ई पद को घटाना है। तो दूसरा पद हमारा कितना है 7 माइनस पहला पद कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा सार्व अंतर 5 आ जाएगा। अब कैमा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। और बड़ा ही आसान सूत्र है इसका, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब होता है कि कैमा पद, तो 10वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम t के जगह n के जगह पर कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब देखिए a यानी कि प्रथम पद कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n हमारा क्या कि कौन सा पद ज्ञात करना है, तो 10वां, तो 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि सार्व अंतर, तो कितना आया हमारा 5 आया। आगे देखिएगा T10 बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस 10 में से एक जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 9, गुना कितना है 5। T10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 बचे 45। अब बताइए कि T10 कितना हो जाएगा 45 और 2 43 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही आप बना दीजिएगा, 2 नंबर आपके मुट्ठी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए दोस्तों, तो हमारा 5वां नंबर प्रश्न है चर और बारंबारता वाला, जिसमें हमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन कभी कभी 2 मार्क्स में भी आपका आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि चर और बारंबारता वाला जो सवाल होता है उसका माध्य का सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र भाई? तो माध्य का सूत्र होता है चर गुने बारंबारता का योग, चर गुने बारंबारता का योग, बट्टा होता है बारंबारता का योग। बट्टे क्या होता है? बारंबारता का योग। ये इसका सूत्र है दोस्तों माध्य निकालने का, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, चर गुने बारंबारता चाहिए, तब उसका जोड़ चाहिए। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, चर गुना बारंबारता। इतना निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये निकाल लीजिए। तो सामने वाला का सामने वाला से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 6 तिरिक 18, 8 दूना 16 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यही सबको जो हम जोड़ेंगे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चर गुने बारंबारता का योग हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा चर गुने बारंबारता का योग। तो कितना हो जाएगा 20 और 4 24, 10 34, 6 40, 2 42, 6 48, 10 58, 20 कितना हो जाएगा 78। एक बार और जोड़ लीजिए, 6 8 6 14, 14 और 4 18 का 8, हासिल कितना बच गया 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5 5 और 2 7, कितना हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा, ठीक है। और बारंबारता का योग कितना हो जाएगा, जिसे हम लोग एन भी बोलते हैं, 2 2 4 3 7 5 12 और 2 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट सूत्र पे ही आ जाएगा। सूत्र हम लिख दिए हैं माध्य बराबर। तो माध्य का सूत्र क्या है बोलिए? माध्य का सूत्र है चर गुने बारंबारता का योग। तो चर गुने बारंबारता का योग हमारा कितना आया है 78। अब बारंबारता का योग कितना आया है 14। बारंबारता का योग कितना आया है 14। अब इसे भाग दीजिए आप, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, कितना बच गया शेष 8, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, कितना हो जाएगा 80। फिर से 14 पंचे 70, अब कितना बचा है 10, फिर 0 तो कितना हो गया 100, 14 पंचे 70, 64 84 98। तो ये हमारा आ जाएगा 5.57। ये हमारा क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा हमें क्या बताना है बहुलक। तो बहुलक बताना एकदम ही आसान है। बहुलक बताना एकदम ही आसान है। जो सबसे बड़का बारंबारता होगा, जो सबसे बड़का बारंबारता होगा उसका सामने वाला वर्ग ही बहुलक होगा। तो सबसे बड़का बारंबारता कौन है बोलिए? सबसे बड़का बारंबारता है सर जी 5। अब 5 का सामने वाला चर मान कितना है 4,
यानी कि 4 ही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इस वीडियो में 5 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।